स्टार्टेड ना? अरमान स्टार्टेड? अरमान कर दें शुरू? सर शुरू कीजिए सर, आ रहे हैं। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में बताइए, क्या सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? यस और नो में रिप्लाई करेंगे, मैं ज्यादा पढ़ पाऊंगा क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होगी। स्टार्टेड है? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है जी, ठीक है, गुड। यस नो में रिप्लाई करिए। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, सब सब रिप्लाई तो कर रहे हैं। करेंगे, मैं ज्यादा पढ़ पाऊंगा क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा। चलिए बेटा, ठीक है। गुड इवनिंग वंस अगेन एंड नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। आज हमारी लेक्चर नंबर 8 में आज के टुडेज गोल्स क्या क्या है, पहले तो वही देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे जी, एक तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और दूसरा साथ में क्या पढ़ेंगे, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, चलिए चलिए, हाँ पैरी पहनना है, खुश रहो जी, खुश रहो। ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है क्लास, सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा दिमाग लगाने वाला है नहीं टॉपिक। बहुत सारे पोस्टुलेट हैं जो डाल्टन ने बताए थे एटॉमिक थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब चैट बॉक्स की स्पीड को रिड्यूस कर दीजिए प्लीज, इट्स ए रिक्वेस्ट। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, कोई भी मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए ये रहा बेटा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, atoms of the same element are identical in all respects, size, shape and mass। सुनिए, एक एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उन सब का साइज हो गया, शेप हो गया, मास हो गया, वो सब सेम होता है। मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये एक बैलून है, इसके अंदर आपने हीलियम गैस रखी हुई है, ऑब्वियसली इसके अंदर हीलियम के एटम्स होंगे और वो हीलियम के एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये उसका एटॉमिक नंबर है, ये उसका मास नंबर है। जितने भी एटम्स होंगे यहां पर हाइड्रोजन के, सॉरी हीलियम के बेटा, जितने भी एटम्स होंगे यहां पर हीलियम के, उन सब का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होगा, सेम होगा। साइज, शेप, मास सब कुछ क्या होगा, सेम। ये था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है जी, सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट के बारे में बात करते हैं बेटा। सेकंड पोस्टुलेट पढ़ लिया हम लोगों ने, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट have different masses, sizes and also possess different chemical properties। मतलब समझाता हूं, अलग अलग एलिमेंट के जो अलग अलग एटम्स होंगे उनका मास अलग होगा, साइज अलग होगा, प्रॉपर्टीज अलग होगी। एक बार वो भी देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, मान यहां पर तो एक बैलून था, बैलून के अंदर क्या पड़ी हुई थी, हीलियम गैस पड़ी हुई थी। यहां पर साइड में कोई सोडियम का पीस पड़ा हुआ है। ठीक है, सोडियम को कैसे, इसके अंदर ऑब्वियसली सारे एटम्स किसके होंगे, सोडियम के ही होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। सोडियम का एटम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 11, 23। ठीक, 11 उसका एटॉमिक नंबर है, 23 उसका मास नंबर है। ठीक,
इसके सारे एटम्स एक जैसे हैं, इसके सारे एटम्स एक जैसे हैं, बट आपस में ये दोनों एटम्स क्या हैं, अलग अलग। हीलियम के एटम अलग होंगे, सोडियम के एटम्स अलग होंगे। सोडियम के सारे एटम एक जैसे होंगे, हीलियम के सारे एटम एक जैसे होंगे, बट हीलियम के एटम और सोडियम के एटम्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। दैट वाज थर्ड पोस्टुलेट जो हमने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्या है, एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड, जिनको मॉलिक्यूल बोलते हैं। मैं मतलब समझाता हूं। जैसे ये बोला इसने, एक हाइड्रोजन का एटम, दूसरा हाइड्रोजन का एटम, जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। दिस इज हाइड्रोजन्स वन मॉलिक्यूल। मैं रिपीट कर रहा हूं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट चाहे कंबाइन करें या डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन करें, जो मिलके आएगा उस कंपाउंड के सबसे छोटे हिस्से को क्या बोलेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल। जैसे एक और देखिए, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हालांकि ये एटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, बट मुझे समझाना है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। +3H2। अब की बार जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स के आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, कंपाउंड। उसी कंपाउंड का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल। ठीक है जी। एक बच्चा पूछ रहा है हमें लिखना है या नहीं। बेटा नोट्स तो आपको रोज ही बनाने होते हैं, ऐसा थोड़ा होता है कि नोट्स आज नहीं। हाँ, अगर आप मेरे साथ नहीं बना पा रहे हैं तो आप क्लास के बाद बना लीजिएगा, कोई ऐसी टेंशन वाली, बट नोट्स तो रोज ही बनाने होते हैं। जो जो क्लास में कराया जाता है उसका हर एक पॉइंट आपको नोट्स बना, ये तो पता ही है, मतलब ये तो बचपन से पता है यार, ये कौन सी मैं नई चीज बता रहा हूं, बताओ। ठीक है जी, ये रहा बेटा फोर्थ पॉइंट। अब देखिए, when atoms combine with one another to form compound, जिनको हम मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, they do so in a whole number ratio। मैं मतलब समझाता हूं, जब एटम्स आपस में कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं तो वो एक होल नंबर रेशो में रिएक्ट करते हैं। मैं मतलब बताता हूं, रुकिए रुकिए, ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमें CO2 बनाना है, ठीक, तो ये ऐसे ही होगा ना, 1C + 1O2 विल गिव यू 1CO2। ठीक है बेटा, ये जब रिएक्ट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल की रेशो कार्बन रेशो ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल कार्बन का लगा है, एक ऑक्सीजन का लगा, क्या 1:1 है? क्या ये होल नंबर रेशो है? यस। अगर एटम्स की रेशो कोई पूछ ले, कार्बन का मॉलिक्यूल और एटम सेम ही होता है, बट अगर ऑक्सीजन की बात करें, इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, 2 एटम्स हैं, यहां पर 1:2। ये किसकी है? ये एटम्स की रेशो लिखी है। ये किसकी लिखी है सर आपने? मॉलिक्यूल की रेशो लिखी है। चाहे बेटा मॉलिक्यूल की रेशो देख लो, चाहे एटम की रेशो देख लो, ये होल नंबर रेशो ही है ना। ठीक है, एक और एग्जांपल करा देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। ½ N2 3/2H2 gives you 2NH3, सॉरी 1NH3, क्योंकि मैंने बैलेंस उस हिसाब से किया, 1NH3। ठीक है बेटा, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स की रेशो निकाल रहा हूं, मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन रेशो हाइड्रोजन। क्या ये ½ है मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का? हाइड्रोजन का 3/2 है, या ये 1:3 है? मॉलिक्यूल की रेशो कितनी आई है? 1:3। पता ना, ये ½ है, ये 1.5 है। ½ और 1.5 की रेशो क्या होगी? दैट इज 1:3। ठीक, बट अगर एटम्स की रेशो निकालनी होती, मुझे इसमें एटम्स की रेशो निकालनी होती, नाइट्रोजन रेशो हाइड्रोजन, चाहे आप ऐसे भी लिख सकता था मैं, यहां पे कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन रेशो हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको पता है, इसके एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, 2 एटम्स होते हैं। N2 के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, यहां पर ½ मॉलिक्यूल है, तो कितने एटम्स होंगे सर? 1। ठीक,
एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में 2 एटम्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में 2 एटम्स होते हैं, तो बताओ 3/2 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे सर? 3 होंगे। अगर एक में 2 होते हैं तो 3/2। क्या यहां पर भी यही आया, ये 1:3? क्या बेटा ये वाला पॉइंट समझ आ गया? सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करिए, सिर्फ यस और नो। ये 1:3 कैसे आई बेटा? मैंने यहां पर ये हाफ लिया बच्चे और ये 3/2 लिया। सिर्फ यस नो। ठीक है बेटा। मैक्सिमम बच्चों ने यस बोला है, बट फिर भी 1-2 बच्चों ने नो बोला है। मैं फिर भी बता देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं एक और मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहा हूं बेटा। 95% बच्चों ने यस बोला है, बट फिर भी हमें रिस्पेक्ट सबका करना चाहिए, तो कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। क्या ये कंपाउंड है? यस, CH4 है। किस किस से मिलकर बना है? कार्बन से और हाइड्रोजन से। सबसे पहले मैं मॉलिक्यूल की रेशो लिख रहा हूं, कार्बन रेशो हाइड्रोजन। क्या कार्बन का एक मॉलिक्यूल लगा है यहां पर और हाइड्रोजन के कितने लगे हैं? 1:2। क्या ये एक सिंपल रेशो है? हाँ, सिंपल रेशो है, 1:2 होल नंबर रेशो है, उसमें कोई बताने वाली बात है नहीं। ठीक है, चैट बॉक्स को स्लो कर दीजिए बेटा। और एटम्स की रेशो देखिए, अब जरा एटम्स की रेशो देखिए, कार्बन रेशो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटम लिख रहा हूं क्योंकि एटम्स के बारे में बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूल लिखा था क्योंकि मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है। वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, जरा क्या कार्बन का एटम और मॉलिक्यूल सेम होगा जो यहां पर लिखा है? यस सर। हाइड्रोजन की अगर बात करें, H2 की बात करें, H2 के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स होते हैं। H2 के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स होते हैं, तो यहां पर कितने एटम्स होंगे सर? यहां पर तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 4 एटम होंगे। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर 4 एटम्स होंगे। क्या ये भी एक सिंपल रेशो है और ये भी एक सिंपल रेशो है? मेरे ख्याल से बेटा अब तक तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, चलिए अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं बेटा। ये वाला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट में कंबाइन इन डिफरेंट रेशो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। पहली बात तो यहां पर एग्जांपल लिख दें, एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट में कंबाइन इन डिफरेंट रेशो टू मोर देन 1 कंपाउंड। जैसे ये कर लेते हैं H2O एंड H2O2। मैं समझाता हूं, इस लाइन का मतलब समझाता हूं आगे। ठीक है, प्लीज बेटा चैट बॉक्स से ज्यादा अपना पेन चलाएंगे अपनी कॉपी में तो आपका ज्यादा फायदा होगा, बाकी मर्जी आपकी है। ठीक है, सुनिए आराम से। देखिए, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या H2O बना सकते हैं? हां, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आप देखो रेशो चेंज कर दी है। पहले वहां पर क्या था? 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कंबाइन करके क्या बना रहा था? H2O। यहां पर इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, और अब की बार पता क्या बनाएगा? ये H2O2। इसे बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और ये तो सबको पता ही है, वाटर। यही लिखा हुआ था उस पॉइंट में कि अगर ये रेशो चेंज हो जाए, यहां पर रेशो 1:1/2 है, यहां पर 1:1 है, तो कंपाउंड जो बनेगा वो चेंज होगा, और वो ही हमने किया है। ठीक है जी, चलिए 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 आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। नेक्स्ट बात करते हैं, ये वाला पॉइंट बेटा डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। सल्फर, ये इसी का एग्जांपल है, इसी का एग्जांपल है। ये देखो, सल्फर कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक में रेशो 1:2 है, एटम्स की रेशो लिखिए, एटम्स की रेशो लिखिए, और एक में रेशो 1:3 है। वो जो मैंने हाइड्रोजन H2 और H2O2 वाला बताया ना पॉइंट, ये वही वाला है। इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये देखो जरा, उसने बोला सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके SO2 भी बना सकता है। सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके SO3 भी बना सकता है। यहां पर सल्फर रेशो ऑक्सीजन एटम्स की
एटम्स की सल्फर रेशो ऑक्सीजन, बताओ सल्फर के कितने एटम्स हैं यहां पर 1 और ऑक्सीजन के कितने हैं 2। यहां पर भी सल्फर रेशो ऑक्सीजन एटम्स की रेशो ये कितने हैं 1। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स होते थे तो 3/2 के अंदर कितने होंगे बेटा, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर 2 एटम्स होते थे तो 3/2 के अंदर कितने होंगे सर 3/2 इंटू 2। क्या 3 आ गया? क्या समझ आ गया? ये वही वाला था जो H2O और H2O2 वाला बताया, ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। पता ही है, वो कोई बताने वाली बात है नहीं। इन अदर वर्ड्स होल एटम्स रादर देन फ्रैक्शन ऑफ एटम्स टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब भी एटम्स रिएक्ट करेंगे वो मतलब कि या तो 1 एटम होगा या 2 एटम होगा या 3 एटम होगा या 4 एटम होगा, इस तरह से वो रिएक्ट करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट जो नीचे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको नजर आ सके। लिखा क्या हुआ है, एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम कभी भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है बेटा। ये थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब समझाए हैं हमने उसके पोस्टुलेट्स। देखिए जी, पहला लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एक बच्चे ने पूछा क्या सल्फर S8 नहीं होगा? लिख सकते हो आप S8, बट फिर भी चाहे S8 भी लिखोगे फिर उसको मुझे 1/8 लिखना पड़ेगा। एटम तो तब भी उसमें एक ही आएगा ना, आप लिख सकते हो, ठीक है ठीक है जी। सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है, ठीक है। इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। किसी केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। समझ लेते हैं बेटा इसको अच्छे तरीके से। जैसे ये देखिए, कोई रिएक्टेंट है ए और बी, आपस में मिलके क्या बना रहे हैं सी और डी। मान लेते हैं ये 8 ग्राम ए का रिएक्ट किया पूरा, ठीक है। बी का 12 ग्राम रिएक्ट किया पूरा, ठीक है। तो अगर ये 15 ग्राम है, सी 15 ग्राम बना है, तो बताइए डी कितने ग्राम बनेगा? अगर सी 15 ग्राम बना है तो डी कितने ग्राम लिखेगा? सबका आंसर आ भी गया जी, जी 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 जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक। आंसर क्या है, कितने ग्राम होगा? ये 5 ग्राम होगा, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है बेटा? दैट इज 8 + 12 कितना आ जाएगा? 20 ग्राम। तो मास ऑफ प्रोडक्ट भी कितना आना था? 20। मास ऑफ प्रोडक्ट्स भी कितना आना था? 20। तो बेटा ये 15 ग्राम होगा। ये अगर नहीं पता होता तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये कितना होगा? दैट इज 5, यानी कि 15 + 5 कम्स आउट टू बी कितना बेटा? 20 ग्राम। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। चैट बॉक्स स्पीड रिड्यूस कर दीजिए बेटा। नहीं, इसको आगे बढ़ने से पहले इसकी लिमिटेशंस पढ़नी है, कहां पर ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहने का मतलब है कहां पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। दैट इज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। सर ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होती क्या हैं? ठीक है, वैसे आपको पता होगा
बट फिर भी मेरा फर्ज है आपको एक बार फिर बताना। क्या आपको पता है सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, हीलियम, ठीक है, और साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। सर वो एनर्जी आती कहां से है, वो एनर्जी आती कहां से है, उसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट कौन है सन के अंदर, दो हाइड्रोजन के एटम, प्रोडक्ट कौन है, हीलियम, ठीक है। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल नहीं होता, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल नहीं होता, ठीक है। इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। जितना मास में चेंज आएगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इन न्यूक्लियर रिएक्शंस मास ऑफ रिएक्टेंट is not equal to mass of products, यानी कि वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता, ठीक है। और एनर्जी और मास का वहां पर रिलेशन भी है, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये क्या है, ये मास डिफेक्ट है, ये मास डिफेक्ट है। सर मास डिफेक्ट का मतलब क्या, सी तो स्पीड ऑफ लाइट होती है, सी तो स्पीड ऑफ लाइट होती है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सर ये मास डिफेक्ट क्या होता है, अभी अभी तो बोला कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो ये वही है, जितना उन दोनों का डिफरेंस है, जितना रिएक्टेंट और मास के प्रोडक्ट का डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, मास डिफेक्ट, ठीक है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है पहला, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। मैं तो ऐसे एज्यूम कर रहा हूं कि मुझे सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला भी नहीं पता, AgNO3 होता है, बट क्योंकि मुझे एज ए स्टूडेंट सॉल्व करना है क्वेश्चन, ना कि एज ए टीचर, ठीक है। एज ए टीचर सॉल्व करना होता तो विदाउट पेन उठाए सॉल्व कर लेता टीचर, बट ऑब्वियसली स्टूडेंट के लिए हमें समझाना है। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, बट मैं तो पूरा इंग्लिश में नेम लिख रहा हूं, आपसे इसका मास पूछा हुआ है, इसका मास पूछा हुआ है, जो रिएक्ट कितने के साथ कर रहा है, 5.85 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्ट, एक तो सिल्वर क्लोराइड, कितना सिल्वर क्लोराइड कितना बेटा 14.35 ग्राम, दैट इज AgCl होता है, साथ में 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट होता है NaNO3, कितना बेटा 8.5 ग्राम, ठीक है। इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल, ठीक ठीक। ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, क्या रिएक्टेंट्स का टोटल मास x प्लस 5.85 होगा, यस सर। क्या प्रोडक्ट का टोटल मास 14.35 प्लस 8.5 होगा, यस सर, ठीक है। क्या हम x निकाल सकते हैं, 14 और 8 कितना होता है, ये 22.85 माइनस 5.85, आंसर आ जाएगा 17 ग्राम। तो हमें मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट पता चल गया, दैट इज 17 ग्राम। हाँ बेटा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे भी दिया क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत आसान था और आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं ही, ठीक है। चलिए 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 अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए जी, इफ 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 सॉरी बेटा, if 6.3 gram of NaHCO3 is added to 15 gram of CH3COH, 15 gram of CH3COH, ठीक है। The residue is found to weigh, रेसिड्यू का मतलब है जो बच गया, रेसिड्यू का मतलब है जो बच गया, जो बच गया यहां पे, उस रेसिड्यू का मास है कितना, 18 ग्राम। What
इज द मास ऑफ CO2 रिलीज इन द रिएक्शन। रिलीज का मतलब है प्रोडक्ट में होगी। व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीज? रिलीज का मतलब प्रोड्यूस हुई होगी। यहां पर CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, x ग्राम, वो हमें x फाइंड आउट करना है। ठीक ठीक, अब बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया जी। फिर वही मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या x की वैल्यू यही हो जाएगी बेटा? ये दोनों ऐड करूंगा तो 21.3 हो जाएगा। ये दोनों ऐड करूंगा 21.3, 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा। आंसर कितना आ गया? 3.3 ग्राम। आंसर कितना आ गया? 3.3 ग्राम। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट लॉ पढ़ना है बेटा हम लोगों को। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी बोलते हैं या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ये यहां पर लिखी हुई है, ठीक है, ये तो बस ये लिखा हुआ है, JL प्रॉस्ट ने फाइंड आउट किया था 1799 में, कोई मतलब का नहीं है, हमें तो डेफिनेशन से मतलब है। डेफिनेशन है क्या, पढ़ेंगे जरा। एक केमिकल कंपाउंड is always found to be made up of the same elements। सेम केमिकल कंपाउंड, वाटर, हमेशा वाटर, ठीक है, H2O जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, वो चाहे पानी जो हो वो किसी नदी का हो, समुंदर का हो, बिस्लेरी का हो, घर का टैप वाटर हो, वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना होगा। किससे बना होगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ये लिखा हुआ है, केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर। कंबाइंड टुगेदर, यहां पर फिक्स आना है, एक्स लिखना है यहां पर। कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। कंबाइंड टुगेदर इन ए सेम फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। मतलब समझाता हूं जरा, इधर देखिए, H2O, इसका सोर्स कुछ भी हो, मैंने बताया कोई नदी हो, कोई समुंदर हो, घर का टैप वाटर हो, बिस्लेरी का हो, वो हमेशा पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। इसमें जो हाइड्रोजन का मास होगा और ऑक्सीजन का मास होगा उसकी रेशो फिक्स्ड होगी, उसकी रेशो फिक्स होगी। सर कैसे कैसे? देखो बेटा, हाइड्रोजन का सिंबल अभी तक वैसे आप सबको याद हो गया होगा, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझा रहा हूं मैं। ठीक, क्या यहां पर 2 हाइड्रोजन है? यस सर। क्या एक हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 1। तो बेटा 2 का कितना होगा? सर 2, ये मास रेशो लिख रहा हूं, मास रेशो लिख रहा हूं 2। एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा? ये 16। सो H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो कितनी होगी? 2:16। उसे 1:8 बाय मास भी बोल सकते हैं, 1:8 बाय मास भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे कभी भी, एक और समझा दो इसको, एक और समझा देते हैं, चलो ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है, सबने यस यस बोल दिया, बट फिर भी एक, कोई बात नहीं, कोई टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। CO2, क्या ये कोई कंपाउंड है? यस, कार्बन डाइऑक्साइड। किस किस से मिलकर बना हुआ है? कार्बन और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो CO2 में मैं कार्बन रेशो ऑक्सीजन निकाल रहा हूं, कार्बन रेशो ऑक्सीजन। कार्बन का सिंबल अभी तक तो याद हो चुका होगा, नहीं हुआ है तब भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या सॉरी, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ जी बेटा, सॉरी। कार्बन, क्या आपको पता है यहां पर एक ही कार्बन है? क्या उसका मास कितना होगा? दैट इज 12 होगा सर। क्या यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो उनका मास कितना होगा? एक ऑक्सीजन का कितना है? 16, तो 2 का कितना हो जाएगा? 32, दैट इज 12:32। क्या 4 के टेबल में ये 3 पे आएगा, ये 8 पे आएगा। क्या कार्बन रेशो ऑक्सीजन 3:8 होगी बाय मास? 3:8 होगी बाय मास। ठीक है जी, जी 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 जी। आगे सुनिएगा, ठीक है। क्या परसेंटेज, ठीक है, क्या परसेंटेज कैसे निकालेंगे और इसके न्यूमेरिकल जितने भी होंगे वो परसेंटेज से सॉल्व होंगे, मैं बताता हूं, आराम से सुनिए समझिए। मान लो
पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया, नीचे लिखा हुआ कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ट्रू होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ट्रू है इसके लिए, ठीक, प्रूव करके दिखाओ। मैं रिपीट कर रहा हूं, पेपर में क्वेश्चन आ गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है वो ट्रू है, इसके लिए प्रूफ करके दिखाओ। कैसे करेंगे? H2O दो अलग अलग सोर्स से आया होगा, एक कोई सोर्स होगा, एक कोई सोर्स होगा, पता चले एक नदी से है, दूसरा समुद्र से है, एक नदी से है, दूसरा बिस्लेरी से है, कोई ये किसी और केमिकल रिएक्शन से है, ये किसी और केमिकल रिएक्शन से है, ठीक है। तो करना क्या है आपको, यहां पर परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करनी है, यहां पर भी फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करनी है। सर कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेटा जिसकी भी परसेंटेज निकालनी होती है, उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। मान लेते हैं इस क्वेश्चन में, मान लेते हैं पहले क्वेश्चन में जो आपको पेपर न्यूमेरिकल में आएगा, इसमें लिखा होगा 36 है ना, हाँ तो 4 कर देते हैं, हाँ 36 ग्राम H2 है और उसके अंदर 4 ग्राम हाइड्रोजन है। सही किया? हाँ सही किया, क्योंकि 2:16 आना ना, 2:18 आना है, ठीक है, तो 4:40 आ जाएगा, ठीक है। सुनिए आराम से सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है जी। हाँ सुनिए, ठीक है, क्या परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालूंगा? ऊपर हाइड्रोजन का मास, ऊपर हाइड्रोजन का मास कितना है 4, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है बेटा, टोटल मास कितना है 36, 4/36 इंटू 100। ये कोई दूसरा क्वेश्चन दिया होगा, प्रूव करना होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है कि नहीं, इसमें दिया होगा ऐसे कुछ 18 ग्राम H2 है और उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है। क्या बेटा यहां पर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, यहां पर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन होगा 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना होगा दैट इज 18 इंटू 100। बेटा ये जो परसेंटेज आएगी ये भी 1/9 है बेटा, ये भी 1/9 है, क्या ये 100/9 आ जाएगी, जो भी आएगी, क्या ये भी 100/9 आ जाएगी? दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम, ठीक। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है, 4/36, 4/36, 100/9, 2/18, ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं बेटा। नहीं पहले लिमिटेशंस, पहले लिमिटेशंस फिर न्यूमेरिकल करेंगे। लिमिटेशंस कहने का मतलब है कहां पर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन फॉलो नहीं होता, कहां पर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन फॉलो नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। पहला पढ़ेंगे, ठीक है, फिर मैं समझाऊंगा भी। द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोप्स विच मे बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड। मैं मतलब समझाता हूं, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है भाई। एक बार आपने वाटर बनाया, उसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप रखा H वाला, ठीक। एक बार फिर आपने वाटर बनाया, उसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप ही चेंज कर दिया। क्या आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, H, D, कैपिटल D से लिखते हैं T, ठीक है, H, D, T। तो अगर आपने कंपाउंड बनाते टाइम एलिमेंट का आइसोटोप चेंज कर दिया तो परसेंटेज बाय मास भी चेंज हो जाएगी। अगर आपने कंपाउंड बनाते टाइम, ठीक है, एलिमेंट का आइसोटोप चेंज कर दिया, ठीक है, तो उसकी परसेंटेज बाय मास भी चेंज हो जाएगी। प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिएगा प्लीज, ये देखिएगा, एक बार बनाया हमने H2O, दूसरी बार पानी बनाते टाइम हमने हाइड्रोजन का आइसोटोप दूसरा यूज कर लिया, ड्यूटेरियम वाला यूज कर लिया, उसे बोलते हैं D2O, इसे हैवी वाटर भी बोलते हैं वैसे, ठीक है। अब मैं हाइड्रोजन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, ऑक्सीजन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ड्यूटेरियम ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, और ऑक्सीजन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो बेटा देखते हैं हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन। क्या बेटा एक हाइड्रोजन का मास 1 है तो 2 का कितना होगा 2, एक ऑक्सीजन का 16। क्या यहां पर मास रेशो 1:8 आई बाय मास?
ये बेटा जो डी है ना, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप ही है सर, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप ही है, बस इसको डी से लिखा जाता है। ठीक है, यहां पर भी ड्यूटीरियम रेशो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ही है, उसका आइसोटोप ही है। एक ड्यूटीरियम का मास कितना होता है बेटा? 2। यहां पर ड्यूटीरियम है कितने? 2। एक का मास 2 है, तो 2 ड्यूटीरियम का कितना होगा? 4। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, दैट इज 1:4 बाय मास। आप देख रहे हैं यहां पर मास की रेशो और यहां पर मास की रेशो सेम नहीं है, तो यहां पर लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन फॉलो नहीं होगा, फॉलो नहीं होगा। एक बच्चे ने पूछा है कि सर क्या हम हैवी वाटर को ड्रिंक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर अलग होता है बेटा। हार्ड वाटर वो होता है जो वाटर पानी के साथ, सोप के साथ लेदर नहीं बना पाता, झाग नहीं बना पाता। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, सब कुछ दिया होगा जी आपको क्वेश्चन में। ठीक है, आप टेंशन ना लें। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। नहीं, एक और लिमिटेशन थी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की डेफिनेशन पे जाते हैं। डेफिनेशन पता क्या थी? कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट, सॉरी एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, सेम कंपाउंड बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे, H2O बनेगा, इधर भी H2O। यहां पर जो परसेंटेज होगी, यहां पर जो परसेंटेज होगी वो सेम होगी। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, सेम एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में कंबाइन किया, इधर भी H2O बनाया, इधर भी H2O बनाया, इधर भी परसेंटेज जो हाइड्रोजन की होगी H2O में और इधर भी जो परसेंटेज होगी हाइड्रोजन की H2O में, वो क्या होगी? सेम होगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा एक और। ठीक है, वो ये रहा, ये रहा, द एलिमेंट में कंबाइन इन द सेम रेशो। हो सकता है परसेंटेज सेम हो सकता है परसेंटेज सेम हो, ठीक है, बट द कंपाउंड्स फॉर्म्ड में बी डिफरेंट। परसेंटेज सेम है बट कंपाउंड ही अलग है, कंपाउंड ही अलग है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता था? कंपाउंड भी क्या होगा? सेम, और उसमें परसेंटेज एलिमेंट्स की भी क्या होगी? सेम। ठीक है, मैं इसको समझाता हूं अच्छे तरीके से नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलके इन्होंने बनाया बेटा C2H5OH। बैलेंस कर लेते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं। 2 कार्बन आएंगे, टोटल यहां पर 6 हाइड्रोजन है तो 3H2 आएंगे, सिर्फ 1 ऑक्सीजन है तो हाफ O2 आएगा। सिमिलरली एक और बार कर लिया, की बार ये बना बेटा, इसका नाम है इथेनॉल और इसका नाम है मिथ ऑक्सी मीथेन। सर आपको नाम कैसे पता? क्लास 11th में ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे बेटा। ऊपर निकाले परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन यहां निकाले, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन C2H5OH। सबको पता है कार्बन का सिंबल ये होता है, हाइड्रोजन का सिंबल ये होता है, ऑक्सीजन का सिंबल ये होता है। ये कोई बताने वाली बातें नहीं है, बहुत बार बात हो चुकी है। कितने कार्बन है बेटा यहां पर? कितने कार्बन है यहां पर? 2 कार्बन है। क्या 2 कार्बन का मास 24 हो जाएगा? पता है ना, जिसकी परसेंटेज निकाल रहे हो उसका मास ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। परसेंटेज हमेशा ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो मैं कार्बन की परसेंटेज निकाल रहा हूं तो ऊपर 24 आ जाएगा। 24 कैसे आया? 2 कार्बन है ना, एक का 12 है तो 2 का कितना होगा? 24 डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कैसे? 2 कार्बन का 24, पता है ना 6 हाइड्रोजन है यहां पे, 5 यहां पे, 1 यहां पे, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 का कितना होगा? 6। एक ऑक्सीजन है यहां पे, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 इंटू 100। ठीक, यहां पर निकाले बेटा, बेटा यहां पर निकाले परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CH3OCH3। क्या यहां पर भी 2 ही कार्बन है? क्या यहां पर भी मास 24 ही आएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, टोटल मास कितना है? 2 कार्बन का 24, 6 हाइड्रोजन है, एक का 1 होता है,
क्या बेटा, दोनों जगह यहां पर परसेंटेज, यहां पर परसेंटेज सेम आएगी कि डिफरेंट आएगी? सेम आएगी कि डिफरेंट आएगी? सेम आएगी या डिफरेंट आएगी? ये जल्दी जल्दी बताइए। जी 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 जी, सेम 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 सेम, वेरी गुड बेटा। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑब्वियसली बेटा हर जगह फॉलो नहीं होती है, वो तो बस पहली थ्योरी थी, पढ़नी थी, सिलेबस में है तो बस पढ़ लेते हैं। सेम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ठीक है, जो बच्चे बातें सुन रहे हैं, ठीक है, मतलब कि चैट बॉक्स बिल्कुल स्पीड रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, और आप लोग अपने नोट्स वगैरह बनाने में या पढ़ने समझने पे ध्यान देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। दैट शोज यू आर कमिटेड टुवर्ड्स योर ड्रीम, ठीक है। सपने देखना जरूरी नहीं है, ठीक है, उन सपनों के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। सेम आएगा सेम आएगा सेम आएगा, बस वही, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहां पर परसेंटेज तो सेम आएगी बट कंपाउंड सेम ही नहीं है, कंपाउंड सेम ही नहीं है। ये इथेनॉल है, ये मिथॉक्सीमीथेन है, तो साफ पता चल रहा है कि यहां पर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन फॉलो नहीं हो रहा। परसेंटेज तो सेम है, कंपाउंड सेम नहीं है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहता था, कंपाउंड भी सेम होना चाहिए और उसमें जो भी परसेंटेज आएगी वो भी क्या होनी चाहिए, सेम, ठीक है। तो ये सेकंड लिमिटेशन थी, ये सेकंड लिमिटेशन थी। एलिमेंट्स में कंबाइन इन द सेम रेशो बट द कंपाउंड फॉर्म्ड में बी डिफरेंट, ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन कर भी लिया है, ठीक। चलिए अब इसके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है हम लोगों को, तो ध्यान से। अब प्लीज चैट बॉक्स को रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा क्या आप खुद चैट देखते हो? खुद देखता हूंगा तभी तो आपका ये वाला कमेंट पढ़ पाया, खुद नहीं देखता होता तो कैसे पढ़ पाता ये वाला कमेंट, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं। 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल, ये रहा कॉपर का मेटल, कितना है ये, 2.16 ग्राम व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड। मैं तो ऐसे एक्ट कर रहा हूं जैसे मुझे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता, HNO3 होता है, बट हमें तो बच्चों की तरह समझाना है बिल्कुल कि अगर आपको फॉर्मूला ना भी पता हो तब भी आप क्वेश्चन कर पाए। ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय इग्निशन, फॉलोड बाय इग्निशन। इग्निशन का मतलब होता है हीट करना, इग्निशन का मतलब होता है हीट करना ऑफ द नाइट्रेट गेव, ठीक है, या इन्होंने इस तरह से भी लिखा हुआ है, फॉलोड बाय इग्निशन, ठीक है, ऑफ द नाइट्रेट गेव 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। यहां पर कोई कॉपर ऑक्साइड बनी है, कॉपर ऑक्साइड बनी है, उसका मास है 2.7 ग्राम, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं इन अनदर एक्सपेरिमेंट, कोई और एक्सपेरिमेंट है, कोई और एक्सपेरिमेंट है, 1.15 ग्राम ऑफ द कॉपर ऑक्साइड, कोई कॉपर ऑक्साइड है, कोई और एक्सपेरिमेंट है बेटा, कितना है उसमें कॉपर ऑक्साइड, 1.15 ग्राम ऑफ द कॉपर ऑक्साइड अपॉन रिडक्शन विद हाइड्रोजन। आपने इसका रिएक्शन करा दिया हाइड्रोजन के साथ, गिव्स 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। यहां पर हमें कॉपर मिला कितना, 0.92 ग्राम। शो दैट द अबव डाटा इलुस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बताइए इस डाटा से हमें कैसे पता चलेगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दोनों एक ही लॉ का नाम है, वो फॉलो हो रहा है। मैंने अभी अभी बताया था 2 मिनट पहले, सिर्फ कहां गया, मैं आपको एक लाइन दिखा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये रहा, ये रहा, ये बोला था ना, ये न्यूमेरिकल करते टाइम क्या करना है आपको, परसेंटेज बाय मास निकालनी है सेम एलिमेंट की। जैसे यहां पर भी हाइड्रोजन की निकाली, यहां पर भी हाइड्रोजन की निकाली, ये दोनों जगह पर सेम आएंगी, ये दोनों जगह पर सेम आएंगी। अगर ऐसा हो गया तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। करके देखते हैं, करके देखते हैं बेटा। ये रहा, देखिए यहां पर पहले वाले में
मैं किसकी परसेंटेज निकालूं सर? कॉपर की निकाल लो, कॉपर की निकाल लो। परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड। सर कैसे निकालोगे कॉपर की परसेंटेज? कैसे निकालोगे? मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के अंदर कॉपर का भी मास होगा, ऑक्सीजन का भी मास होगा। तो मास ऑफ कॉपर कितना है? मास ऑफ कॉपर कितना है? क्या 2.16 है? डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड 2.7 इंटू 100। सॉल्व करके देखेगा अप्रोक्सीमेटली 80% आएगा। अब मुझे इसमें भी यही करना है, यहां पर भी मास निकालना है, परसेंटेज निकालनी है कॉपर की कॉपर ऑक्साइड में। अगर यहां पर भी 80% आ गई, इसका मतलब लॉ फॉलो हो रहा है, लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड, दैट इज मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का मास कितना है? 0.92। कॉपर ऑक्साइड का मास कितना है? 1.15। मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड। बेटा इसको भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये भी 80% आएगा, ये भी 80% आएगा। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा है सर क्या हम यहां पर पीओएसी यूज कर सकते हैं? पीओएसी से तो मास निकाले जाते हैं, यहां पर तो मास दे रखे हैं, हमें तो परसेंटेज निकालनी थी। यहां पर तो सब कुछ दे रखा था। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। देयरफॉर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन holds true, holds true। D2O हैवी वाटर होता है बेटा। ठीक है जी, एक बच्चा पूछ रहा है सर पीओएसी क्या होता है? बेटा आपने लास्ट क्लास नहीं ली है, ठीक है, अब उसके बारे में कुछ कर नहीं पाएंगे अगर आपने लास्ट क्लास नहीं ली है तो। एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा इसी टॉपिक के ऊपर, एक और क्वेश्चन, क्योंकि एक दो बच्चे ने बोला रिपीट कर दो, तो रिपीट की जगह नया क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन का क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 6.488 ग्राम ऑफ लेड। लेड का सिंबल वैसे पीबी होता है, नहीं भी पता हो आप लेड लिख सकते हैं। 6.488 ग्राम ऑफ लेड कंबाइंड डायरेक्टली विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 होता है, 1.002 ग्राम टू फॉर्म लेड परऑक्साइड। लेड परऑक्साइड का सिंबल ना भी पता हो, आप सिंपल यहां पर लेड परऑक्साइड लिख लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, वैसे इसका सिंबल PbO2 होता है, बट इन क्वेश्चंस में चाहिए नहीं होता आपको। ठीक है, टू फॉर्म लेड परऑक्साइड PbO2 लिखा भी हुआ है, चलो क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लेड परऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय, लेड परऑक्साइड को बनाने का एक और तरीका भी है। ठीक है, लेड परऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट। मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूं, लेड नाइट्रेट का मुझे फॉर्मूला नहीं पता। लेड नाइट्रेट को हीट किया, हीट का सिंबल ये होता है बेटा, एंड इट वॉज फाउंड, एंड लेड परऑक्साइड बन जाएगा। लिखा हुआ है लेड परऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हीट करोगे, लेड परऑक्साइड बन जाएगा बेटा। और क्या लिखा हुआ है इसमें? क्या लिखा हुआ है? एंड इट वॉज फाउंड, ऐसा पाया गया। क्या पाया गया? कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन लेड परऑक्साइड इज 13.38%। यहां पर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, ऑलरेडी गिवन है लेड परऑक्साइड में। कितनी गिवन है? कितनी गिवन है? दैट इज 13.38%। 13.38%। ठीक, अब बताइए इस डाटा से क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ट्रू होगा या नहीं होगा? बेटा यहां पर ऑक्सीजन की परसेंटेज दे रखी है 13.38, ऊपर हम फाइंड आउट कर लेंगे। अगर दोनों सेम आ गई तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है,
ठीक है जी। तो यहां पर क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन लेड परऑक्साइड। सर कैसे निकालते हैं परसेंटेज, किसकी निकाल रहे हो, ऑक्सीजन की। तो मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। ऑक्सीजन का मास 1.002। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल मास, लेड और ऑक्सीजन का टोटल मास, यानी कि लेड पर ऑक्साइड का मास, यानी कि लेड पर ऑक्साइड का मास कितना आएगा 6.488, ऐड कर दोगे 1.002, क्या 10 9 4 7.490 आ जाएगा इंटू 100। बेटा इसको भी सॉल्व करोगे, ये भी 13.38% आएगा, ये भी 13.38% आएगा। ठीक है क्रिश, प्लीज क्लास पे ध्यान दीजिए बेटा, प्लीज, इट्स ए रिक्वेस्ट। ठीक है, परसेंटेज बाय मास क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मास की टर्म्स में फाइंड आउट कर रहे हैं। बेटा ये फिजिकल केमिस्ट्री का है, पहला चैप्टर तो फिजिकल की केमिस्ट्री की कॉपी में, ठीक है आप लिखेंगे ना, ठीक है। क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन होल्ड्स ट्रू, होल्ड्स ट्रू। बेटा ये हमारा सेकेंड लॉ था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अच्छा मेरी अब बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक, अगला लॉ स्टार्ट करने लगे तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये बातें कुछ कॉमन है जो मैं बार बार रिपीट करता हूं। जैसे राइट नाउ जब आप क्लास ले रहे हो, आप एक शांत जगह पर बैठे हो, आपसे कोई बातचीत करने वाला घर पर प्रेजेंट ना हो। ठीक है, आप अपने स्टडी रूम में बैठे हो, स्टडी टेबल में बैठे हो, आपने एक अच्छा हेडफोन लगा रखा हो, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन स्पीड पे चल रहा हो। ठीक है, इन बातों का ध्यान दिया करिए जब आप क्लास ले रहे हो। अगर आप ये बातें ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्लास में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये हर साल का हमारा सिस्टम है। जब भी बच्चे क्लास 12th में चले जाते हैं तब एक मेजॉरिटी पोर्शन होता है, जो मैं पहले भी बात आपको बोल चुका हूं, ठीक है, कि 90-95% बच्चे सिर्फ मजे के लिए साइंस ले लेते हैं। साइंस कैसे पढ़ी जाती है पता भी नहीं चलता, 12th पास हो जाती है, बोर्ड में ठीक ठाक नंबर ले आते हैं। ठीक है, तो 12th में जाने के बाद वो पता क्या कहते हैं कि हमने 11th बर्बाद कर दी। आप मत करना, अपने जूनियर्स को जरूर बोलते हैं वो। ठीक है, सो मेक श्योर करिए कि आप उस कैटेगरी में ना लाइक करें। ठीक है, पहले दिन से मेहनत करिए, धीरे 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 आप देखेंगे लेवल बढ़ने लगेगा। ठीक है, और ये धीरे धीरे ही होगा, ग्रेजुअली होगा। क्यों, क्योंकि सर ऐसा तो सर जब मैं 8th या 6th से 7th में आया था ऐसा तो नहीं होता, मुझे तो पहली क्लास से समझ आने लगा था। 10th और 11th के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ी, मतलब कि ये विधि का विधान है, ऐसा ही चलता आ रहा है। हमारे टाइम भी ऐसा था, आपके टाइम भी ऐसा है, शायद अगले 10, 15, 20 सालों बाद भी ऐसा ही होगा। ठीक है, सो मेक श्योर करिए कि आप जी, मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। ठीक है, और उसमें वो टॉपिक थोड़े थोड़े डिस्कस करेंगे जिसमें इस चैप्टर में आपको इस वीक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। मैं बता देता हूं कौन कौन सा। एक तो परसेंटेज यील्ड वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है आपको, और थोड़ा सा पीओएसी में प्रॉब्लम है, वो मैं डील करूंगा, और कुछ डील नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है हार्ड वाटर एंड हैवी वाटर का डिफरेंस क्या होता है। हार्ड वाटर वो होता है जो नॉर्मल पानी है बट वो सोप के साथ लेदर नहीं बनाता। ठीक है, हैवी वाटर क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, D2O। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए 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 चलिए, नेक्स्ट टॉपिक। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, तो चैट बॉक्स को मिनिमम कर दीजिए। मैं एक एक लाइन को 2-2, 3-3 बार बोलूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। चैट बॉक्स मिनिमाइज कर दीजिए, बिल्कुल खत्म कर दीजिए। ठीक है, और ध्यान से सुनिए, समझिए। ठीक है, ध्यान सुनिए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, गिव मी अ सेक। हाँ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर। जब दो एलिमेंट
आपस में कंबाइन करेंगे टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स। दो एलिमेंट आपस में कंबाइन किए बेटा, उन्होंने कंपाउंड कितने बनाए? दो या दो से ज्यादा, ठीक। देन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द वन एलिमेंट which react with the definite amount of second element are in a proportion of simple whole number ratio। जो लिखा हुआ है वो ज्यादा समझ नहीं आया होगा, अब समझ आएगा क्योंकि मैं अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। ध्यान से सुनिए समझिए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले दो एलिमेंट कंसिडर करने हैं। मैंने कंसिडर कर लिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है सर। ये आपस में कंबाइन करके या तो दो कंपाउंड बनाएंगे या दो से ज्यादा बनाएंगे। आपस में कंबाइन करके दो कंपाउंड बनाएंगे या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे। मैंने लिख दिया कि ये कंबाइन कर रहे हैं, और पता कौन से दो कंपाउंड बना रहे हैं? पता है कौन से दो कंपाउंड बना रहे हैं? एक बना रहे हैं H2O और दूसरा बना रहे हैं H2O2। ठीक हो गए, दो कंपाउंड बन गए। इन दोनों एलिमेंट में से बेटा ध्यान सुनना, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। दो एलिमेंट लिए, आपस में कंबाइन किए, दो कंपाउंड बनेंगे या उससे ज्यादा बनेंगे, हमने दो बना लिए। अब यही लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों एलिमेंट्स में से किसी एक का मास फिक्स कर दीजिए। दोनों एलिमेंट्स में से किसी एक का मास फिक्स कर दीजिए, ठीक। दूसरे का मास फाइंड आउट करिए। एक का मास फिक्स कर दो, दूसरे का मास फाइंड आउट करो। जो भी दूसरे का मास आएगा वो सिंपल रेशो बनाएगा। मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, दोनों एलिमेंट में से किसी एक का मास फिक्स कर दीजिए, ठीक। दूसरे का मास फाइंड आउट कर लो। जो दूसरे का मास आएगा वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशो बनाएगा, ठीक है। कैसे? जैसे ये देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म H2 एंड H2O2। दोनों में से किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स करना, या तो हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का, या हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का, ठीक है। मैं फिक्स कर रहा हूं, लेट अस फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन। सर कितना फिक्स करना है? क्या 1 ग्राम करना है, 2 ग्राम करना है, 100 ग्राम करना है? जितना मर्जी कर लो, जितना मर्जी कर लो, आपकी मन मर्जी। बट अगर इसका एटॉमिक मास फिक्स करोगे ना तो कैलकुलेशन करनी इजी हो जाएगी, कैलकुलेशन करनी इजी हो जाएगी। सबको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, सबको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है, चाहे हाइड्रोजन का कर लो या ऑक्सीजन का कर लो। मैं फिक्स कर रहा हूं हाइड्रोजन का। कितना फिक्स करना है? उसके एटॉमिक मास जितना फिक्स कर लो। कितना? एटॉमिक मास जितना। क्या 1 ग्राम फिक्स कर लिया? कर लिया सर, ठीक है। आगे बताओ सर क्या करना है? नाउ लिसन टू द लाइन। मास ऑफ ऑक्सीजन, किसका मास फाइंड आउट करना है? ऑक्सीजन का। रिएक्टिंग विद, इसके बाद एक और एग्जांपल दूंगा बट पहले इसको ध्यान से सुनो। रिएक्टिंग विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है? 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है? क्या बेटा सबको पता है? सबको पता है। यहां पर ये H2 का मतलब है 2 ग्राम, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है, तो H2 का मतलब 2 ग्राम। क्या 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन कितना? एक ऑक्सीजन ना, एक ऑक्सीजन ना। क्या एक ऑक्सीजन का मतलब है 16 ग्राम। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा? क्या बेटा 8 ग्राम आ जाएगा। क्या बेटा 8 ग्राम आ जाएगा। यह है यहां तक, यह है यहां तक, ठीक। अब यहां पर सुनिए, यहां पर सुनिए, H2O2 में सुनिए, H2O2 में सुनिए। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है ना, एक का 1 ग्राम होता है तो 2 का, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन कितना सर? सर एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा? 2 ऑक्सीजन का कितना होगा? 32 ग्राम। कितना? 32 ग्राम। बट हमें तो 1 ग्राम के साथ फाइंड आउट करना है, हमें तो 1 ग्राम के साथ फाइंड आउट करना है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, क्या 16 ग्राम आ जाएगा? जो ऑक्सीजन का मास
1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से यहां आया है, जो ऑक्सीजन का मास 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से यहां आया है, वो आपस में सिंपल रेशो बनाएगा, वो आपस में सिंपल रेशो बनाएगा। ठीक, ऑक्सीजन रेशो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहां से, जो H2O से आया, ये वाला ऑक्सीजन कहां से, जो H2O2 से आया। ये कितना आया था, 8 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कितना रिएक्ट कर रहा था, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कितना रिएक्ट कर रहा था, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना आ जाएगा, 1:2 बाय मास। क्या वाकई आपस में सिंपल रेशो बना रहा है, क्या ये वाकई सिंपल रेशो बना रहा है? एक और करते हैं बेटा, एक और करते हैं इसके ऊपर। जस्ट गिव मी अ सेक, एक पानी पी लें थोड़ा सा। एक और एग्जांपल करेंगे बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रिपीट क्या, नया एग्जांपल करा देंगे यार, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, तुम बोलो, तुम्हारे लिए जान आज ही रहे, तुम तो फिर एग्जाम्पल की बात कर रहे हो। बस पढ़ने वाले बनो, बाकी सारी बातें हम पर छोड़ दो। चलिए चलिए चलिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। शुरू से शुरू करते हैं। कितने एलिमेंट्स लेने हैं, 2। आपस में रिएक्ट करके कितने कंपाउंड बनाएंगे, 2 या 2 से ज्यादा। लेट अस टेक कार्बन एंड ऑक्सीजन, रिएक्ट करके क्या बनाया, या तो 2 कंपाउंड बनाने हैं या 2 से ज्यादा। मैं 2 ले लेता हूं, दैट इज CO2। ठीक, दोनों में से किसी एक का मास फिक्स करना है, कार्बन का कर लो, ऑक्सीजन का कर लो, जिसकी मन मर्जी, ठीक है। तो मैं लेट अस फिक्स मास ऑफ कार्बन। सर कितना फिक्स करना है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, कितना, जितना मर्जी फिक्स कर लो। बट अगर उसका एटॉमिक मास फिक्स कर लोगे ना, तो कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएगी। तो कार्बन का फिक्स कर रहे हो तो उसका एटॉमिक मास फिक्स कर लो, 12 ग्राम। ठीक है सर, आप क्या कर रहे हैं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ ऑक्सीजन, जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ, 12 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ। बेटा बताओ जरा यहां पे, बेटा बताओ जरा यहां पे, क्या ये 12 है, क्या ये 12 है, कार्बन 1 है, 1 मतलब 12। क्या 12 ग्राम के साथ ऑक्सीजन कितना रिएक्ट कर रहा है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, कितना, 1 ऑक्सीजन ना, 1 ऑक्सीजन ना, 1 ऑक्सीजन मतलब 16 ग्राम। यहां पर बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं, क्या यहां पर 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कितना, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कितना, कितने ऑक्सीजन है, 2। 1 का मतलब है 16, तो 2 का मतलब कितना होगा, 32। जो ऑक्सीजन का मास यहां से आया, जो ऑक्सीजन का मास यहां से आया, वो आपस में एक सिंपल रेशो बनाएगा, वो आपस में एक सिंपल रेशो बनाएगा। ऑक्सीजन रेशो ऑक्सीजन, ये CO से आया, ये CO2 से आया, यहां पर बेटा 16 आया था, ये 32 आया था। क्या ये बन गई 1:2 बाय मास? क्या ये एक सिंपल रेशो है? क्या ये एक सिंपल रेशो है? क्या अभी भी समझ आया बेटा? क्या समझ आया है? यस, नो? वो भी बताएंगे बेटा, सिर्फ यस नो में रिप्लाई करेंगे, मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाऊंगा मैं। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है।
चैट बॉक्स की स्पीड को मिनिमाइज कर दीजिए, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस कि ये लॉस कहां पर फॉलो नहीं होते, कहां पर फॉलो नहीं होते, ठीक है। फिर उसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। पहले ये देखिए कहां पर फॉलो नहीं होते, ठीक है। पहला, लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कहां पर ये फॉलो नहीं होते। द लॉ फेल्स व्हेन अप्लाइड टू सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइंस हो गए, उनमें ये फॉलो नहीं होते, उनमें ये फॉलो नहीं होते। सर कैसे नहीं होते, मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, प्रूफ करके दिखाता हूं। जैसे ये देखिए, मैं एल्केन्स के बारे में बात कर रहा हूं। कोई भी 3 एल्केन लिख देता हूं, उनका फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक है प्रोपेन, उसका फॉर्मूला होता है C3H8। एक है ब्यूटेन, फॉर्मूला होता है C4H10। एक है पेंटेन, फॉर्मूला होता है C5H12। क्या यहां पर 2 एलिमेंट्स हैं? कौन कौन से 2 एलिमेंट्स हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या वो आपस में रिएक्ट करके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं? हां सर, अब की बार आपने 3 कंसीडर कर लिए, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। दोनों में से किसी एक का मास फिक्स करना है। किसका फिक्स करें? किसका फिक्स करें? लेट अस फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन। सर कितना फिक्स करें? मैंने बोला था जितना मर्जी कर लो, बट अगर उसका एटॉमिक मास फिक्स कर दोगे तो कैलकुलेशन करनी इजी हो जाएगी। 1 ग्राम कर दिया, क्योंकि यही उसका एटॉमिक मास है, ठीक है सर। आप क्या करेंगे? हाइड्रोजन का 1 ग्राम फिक्स करके कार्बन का मास आप फाइंड आउट करेंगे। हाइड्रोजन का 1 ग्राम फिक्स करके आप कार्बन का मास फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फाइंड मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन रिएक्टिंग विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। बेटा ध्यान से देखना, जल्दी जल्दी यहां पर, क्या 8 ग्राम के साथ 36 रिएक्ट कर रहा है? पता चल गया 36 क्यों बोला है? क्योंकि एक कार्बन का 12 होगा तो 3 का कितना होगा? 36 होगा। क्या 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कार्बन 36 है? यस, बट आपको 8 के साथ थोड़ा फाइंड आउट करना है, 1 के साथ फाइंड आउट करना है। तो 1 के साथ कितना होगा? 36/8। सिमिलरली यहां पे देखते हैं, क्या 10 हाइड्रोजन है तो उनका 10 ग्राम होगा। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद कार्बन, कितना? 4 है, एक कार्बन का 12, तो 4 का कितना हो जाएगा? 48। बट आपको 10 ग्राम के साथ थोड़ा फाइंड आउट करना है। किसके साथ फाइंड आउट करना है? 1 ग्राम के साथ। क्या 1 ग्राम के साथ 48/10 आएगा? सिमिलरली क्या यहां पर भी कर सकता हूं? 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कार्बन कितना है? 60। 60 कहां से आया? एक कार्बन का 12, 5 का 60। हमें तो 1 के लिए फाइंड आउट करना है, हमें तो 1 के लिए फाइंड आउट करना है, दैट इज 60/12। बेटा ये जो तीनों रेशो आएंगी, ये आपस में एक सिंपल रेशो नहीं बना रही है। बनाओ, दिखाओ अगले पेज पे, देखो जरा। कार्बन रेशो, कार्बन रेशो, कार्बन, ये C3H8 से, ये C4H10 से, ये C5H12 से। ये कितना आया? 60/12। ये कितना आया? 48/10। और ये कितना आया? 36/8। ये आपस में सिंपल रेशो नहीं बनाएंगे, ये आपस में सिंपल रेशो नहीं बनाएंगे, ठीक है जी। यस नो? सिंपल रेशो का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसी कोई रेशो 1:2:5 पॉइंट्स में ना हो, है ना। 3.5:3.75, ये सिंपल रेशो नहीं है। कुछ ऐसे हो 2:5, 2:5, ये सिंपल रेशो है। 3:9, 1 सिंपल रेशो है। 3:9 तो वैसे 1:3 ही हो गई, ठीक है, ये सिंपल रेशो है, ठीक है जी। चलिए 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 चलिए, ठीक है ठीक है। एक और लिमिटेशन थी बेटा इसकी,
एक और लिमिटेशन थी इसकी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये वाली लिमिटेशन हमने पढ़ ली है, समझ ली है। सेकेंड लिमिटेशन देखिएगा क्या लिखा हुआ है, नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, पहली बात सर, ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें एटम्स की रेशो सिंपल रेशो नहीं होती। जैसे ये देखो, ये देखो, देखो ये H2O है ना? क्या इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो, एटम्स की रेशो 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का है, तो ये स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड है। एक और करते हैं NH3। यहां पर नाइट्रोजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, ठीक। यहां पर भी रेशो 1:3 है। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनमें एटम्स की रेशो सिंपल रेशो 1:2, 2:5 इस तरह की हो, उसे बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं उन्हें? स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड। और जिनमें ऐसी सिंपल रेशो ना आए, उन्हें बोलते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड। एग्जांपल ये दिया हुआ है Fe 0.93 ऑक्सीजन 1। देख रहे हैं, आयरन और ऑक्सीजन की रेशो कोई सिंपल रेशो नहीं है, 0.93:1 ठीक। तो ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं। नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स जो हैं वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो नहीं करते। नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अपने 11th में भी आगे बहुत बार आएगा, 12th में भी बहुत बार आएगा। बट अभी तो सिर्फ ये पता होना चाहिए, क्या कि नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड जो हैं वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो नहीं करते। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। प्लीज चैट बॉक्स को मिनिमाइज कर दीजिए, ध्यान से सुनिए, समझिए, इंपॉर्टेंट है, इसी कारण बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। क्या A एंड B कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म P, Q, R एंड S। कोई एलिमेंट A है, कोई दूसरा एलिमेंट B है, आपस में कंबाइन करके 4 अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। A भी कोई एलिमेंट है, B भी कोई एलिमेंट है, आपस में कंबाइन करके 4 अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, P, Q, R, S। कंपाउंड्स के नाम है ये P, Q, R, S, जो A और B के मिल से बने हैं, ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। पहली रिएक्शन में 0.6 ग्राम ऑफ A, 0.8 ग्राम ऑफ B, 1.4 ग्राम बना कंपाउंड का, ये कंपाउंड है P, Q, R, S। नेक्स्ट है कोई दूसरी रिएक्शन में 9 ग्राम A का, 24 ग्राम B का, 33 ग्राम बना रहा है Q का, 40 ग्राम A का, 160 ग्राम B का, और 200 ग्राम बना रहा है R का, 18 ग्राम A का, 93.6 B का, और 111.6 ग्राम बना रहा है S का। शो दैट दीज डाटा प्रूव लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ध्यान से सुनना, 2 एलिमेंट है, एक A है, एक B है, एक का मास फिक्स कर दो, ऐसे ही करते थे, एक का मास फिक्स कर दो, ठीक है। लेट अस फिक्स मास, किसी एक का फिक्स करना है, किसी एक का, मैं फिक्स कर रहा हूं A का। सर कितना फिक्स करोगे, कितना? हमें तो एटॉमिक मास दे ही नहीं रखे। आपने तो पिछले क्वेश्चंस में क्या किया था, कह दिया था जितना मर्जी रख लो, एटॉमिक मास रख लोगे, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। यहां पर एटॉमिक मास ना A का दे रखा, ना B का दे रखा, तो फिर कुछ भी रख लो। मैंने रख लिया 1 ग्राम। क्या 1 ग्राम? मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने यहां पर कितना मास फिक्स कर लिया A का, 1 ग्राम। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मास ऑफ B reacting with 1 gram of A, mass of B reacting with 1 gram of A। ध्यान से सुनना बेटा, ये देखो, पहली वाली लाइन देखो, क्या यहां पर ऐसे बोल सकते हैं कि 0.6 ग्राम ऑफ A रिएक्ट विद B, कितना रिएक्ट विद B, कितना 0.8 ग्राम दे रखा है, ये 0.8 ग्राम दे रखा है। बट हमें 0.6 ग्राम के साथ थोड़ा फाइंड आउट करना है, हमें कितने के साथ फाइंड आउट करना है, 1 ग्राम ऑफ A के साथ। 1 ग्राम ऑफ A रिएक्ट विद
बी कितना आएगा बेटा, पीछे से दिखा देता हूं, मुझे जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। 0.6 ग्राम ऑफ ए रिएक्ट विद बी, कितना 0.8 ग्राम। ठीक, बट हमें कितने के साथ फाइंड आउट करना है? 1 ग्राम ऑफ ए के साथ। किसके साथ? 1 ग्राम ऑफ ए के साथ। ठीक है, 1 ग्राम के साथ 0.6 के साथ 0.8 करता है, तो 1 के साथ कितना करेगा? 0.8 बाय 0.6, 4 बाय 3, 1.33 आ जाएगा। 1.33 आ जाएगा। बेटा बी के बारे में, ये सेकंड वाले के बारे में बात करते हैं। 9 ग्राम ऑफ ए है, 24 ग्राम ऑफ बी है। मैं लिख देता हूं आगे, 9 ग्राम ए का है, 24 ग्राम बी का है, 33 ग्राम क्यू बना। ध्यान से सुनना समझना। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 9 ग्राम ऑफ ए रिएक्ट विद बी, दैट इज 24 ग्राम। बट हमें 9 ग्राम के साथ थोड़ा फाइंड आउट करना है, हमें 9 ग्राम के साथ थोड़ा फाइंड आउट करना है। हमें कितने के साथ फाइंड आउट करना है? 1 ग्राम के साथ। कितने के साथ? 1 ग्राम के साथ। तो 1 ग्राम के साथ कितना होगा? 24 बाय 9, सॉल्व करेंगे तो 2.66 आएगा। कितना? 2.66 आएगा। ठीक बेटा, ऐसे ही थर्ड कंपाउंड में भी करूंगा, ऐसे ही थर्ड कंपाउंड में भी करूंगा। थर्ड में क्या? 40 ग्राम ए, 160 ग्राम बी। 40 ग्राम ए, 160 ग्राम बी, 200 ग्राम कंपाउंड का बनेगा आर। क्या बेटा इसको ऐसे बोल सकता हूं? 40 ग्राम ऑफ ए रिएक्ट विद बी, क्या 160 ग्राम होगा? बट हमें 40 ग्राम के साथ थोड़ा फाइंड आउट करना है। हमें किसके साथ फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है 1 ग्राम ऑफ ए के साथ। हमने मास कितना फिक्स किया हुआ था? ए का 1 ग्राम किया हुआ था। तो 1 ग्राम ऑफ ए के साथ कितना रिएक्ट करेगा? 160 बाय 40, दैट इज 40 ग्राम, दैट इज 40 ग्राम। ठीक ठीक, ये थर्ड कंपाउंड में आया आर में। अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं फोर्थ कंपाउंड जो कि एस है। एस क्या है? 18 ग्राम ऑफ ए, 93.6 ग्राम ऑफ बी। 18 ग्राम ऑफ ए, 18 ग्राम ऑफ ए एंड 93.6 ग्राम ऑफ बी। एक बार मैं चेक कर लूं, 93 ही है ना, ताकि गलती ना हो जाए। हाँ 93 ही है। और बनेगा क्या? 111.6 ग्राम ऑफ एस। फिर वही बात बेटा, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 18 ग्राम ऑफ ए रिएक्ट विद बी, 93.6 ग्राम, 93.6 ग्राम। तो 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 93.6 डिवाइडेड बाय 18। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिख रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिख रहा हूं, दैट इज 5.2। यहां पर बेटा 4 आएगा, ये गलती कर दी, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, गलती से 40 लिख दिया था, 4 आएगा। हाँ हाँ वो गलती हो गई, कर दिया उसको, सही कर दिया, सही कर दिया बेटा उसे। ठीक है, अरे बस भाई हो गई कोई कैलकुलेशन में गलती, जान लोगे क्या बच्चे की? जी 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 जी, अपनी मिस्टेक्स चाहे सारी दुनिया को नजर आए ना आए, टीचर की आ जाती है, जो कि अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। चलिए चलिए चलिए, क्या बी रेशो बी रेशो बी रेशो बी, ये कंपाउंड पी में, ये कंपाउंड क्यू में, ये आर में, ये एस में, क्या ये ऐसा ही आया था? 1.3, ये 2.66, ये 4 और ये 5.2। बेटा करके देख लेना, ये 1:2:3:4 है। क्या बन गई एक सिंपल रेशो? क्या बन गई एक सिंपल रेशो? जी 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 जी, क्या ये बन गई है सिंपल रेशो? यस नो में रिप्लाई करिए। ठीक है जी, ठीक है।
एक बच्चा कह रहा है 1:2:3:4 कैसे लिख दिया बेटा? 1.33 का टेबल पढ़ लो। ये लो 1.33 के टेबल में ये 1 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 3 पे जाएगा और ये अप्रोक्सीमेटली 4 पे जाएगा। अप्रोक्सीमेट लिखें मतलब ये 2.999999 आएगा समथिंग, तो उसको 3 लिख सकता हूं। ये 3.999999 आएगा समथिंग, तो उसको 4 लिख सकता हूं। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होल्ड्स ट्रू, होल्ड्स ट्रू। ठीक है जी। एक बच्चा कह रहा है लास्ट का कैलकुलेशन गलत है। ठीक है बेटा, आपको गलत लग रहा होगा, हमने तो जो किया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यस नो में एक बार रिप्लाई करिए ताकि हम आगे मूव कर सकें। 3 कैसे आया? 1.33 को 4 से डिवाइड कर, 4 को 1.33 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 2.999999 समथिंग आएगा, तो उसको हमने 3 लिख लिया। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज इट इज वही क्वेश्चन स्कूल में भी बहुत बार पूछा जाता है, जेई मेन में भी बहुत बार पूछा गया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन हमारी क्लास का आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्कूल में भी बहुत बार पूछा जाता है। आप सबके स्कूल में ये कभी ना कभी आया, आई मीन कोई टेस्ट हो गया तो आया होगा, नहीं तो आएगा जरूर, चांसेस काफी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जेई मेन में भी बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये रहा वो क्वेश्चन, आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, 2 ऑक्साइड्स है मेटल की। ठीक है, मेटल की 2 ऑक्साइड है। एक लिख लेते हैं मेटल की फर्स्ट ऑक्साइड, भाई मेटल और ऑक्सीजन ने मिलकर एक ऑक्साइड बनाई होगी। इसी तरह से कोई होगी मेटल की दूसरी ऑक्साइड। जैसे बेटा होता है ना, जैसे बेटा होता है ना FeO, आयरन की एक ऑक्साइड है FeO, एक और होती है Fe2O3। ठीक, एक और होती है Fe3O4। ठीक, तो मेटल की ऐसे, ये कोई मेटल की एक पहली ऑक्साइड है, ये मेटल की दूसरी ऑक्साइड है। ठीक है, मेटल सेम है दोनों में, अगर ऊपर आयरन होगा नीचे भी आयरन होगा, ऊपर अगर कोई और होगा तो नीचे भी वही होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कंटेन्स 27.6% एंड 30% ऑफ ऑक्सीजन। इसके अंदर बेटा ऑक्सीजन कितना है? इसके अंदर ऑक्सीजन कितना है? 27.6% है ऑक्सीजन का। और बेटा इसके अंदर ऑक्सीजन कितना है? 30% है ऑक्सीजन का। इफ फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज M3O4, इसका फॉर्मूला M3O4 है, आपसे इसका पूछा गया। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये क्वेश्चन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का हो गया। यस सर, कैसे पता चला सर आपको? ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। यहां पर मेटल और ऑक्सीजन है, यहां पर भी मेटल और ऑक्सीजन है, 2 एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके 2 अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला दे रखा है, इसका फॉर्मूला पूछा हुआ है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आराम से करते हैं। ठीक, पहली मेटल की ऑक्साइड, मेटल की फर्स्ट ऑक्साइड लिखो या फर्स्ट मेटल ऑक्साइड लिखो, बात एक ही है, जिसका फॉर्मूला M3O4 है। इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज 27.6% है। बेटा पहले तो इस परसेंटेज का मतलब समझो, पहले तो इस परसेंटेज का मतलब समझो। परसेंटेज का मतलब पता क्या है? 100 ग्राम अगर मेटल ऑक्साइड होगा, 100 ग्राम अगर मेटल ऑक्साइड होगा तो उसके अंदर 27.6 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो सर मेटल कितना होगा? मेटल कितना होगा? परसेंटेज मेटल की कितनी होगी? ऑक्सीजन की परसेंटेज पता है, इतना तो पता है ना, परसेंटेज ऑफ मेटल प्लस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100%। परसेंटेज मेटल की प्लस परसेंटेज ऑक्सीजन की इज इक्वल टू 100%। तो मेटल की कितनी होगी सर? 100% माइनस 27.6%, क्या ये 72.4% आ जाएगा? 72.4%
आ जाएगा। ठीक, चलिए 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 चलिए, ध्यान से एक और बात बताइए मेरे को, क्या 72.4% ऑफ मेटल मींस एटम्स ऑफ मेटल, एटम्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू 3। ध्यान ध्यान, आराम से कोई जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है, आराम से इस लाइन का मतलब समझिए। 72.4% है मेटल उसमें, यस। 72.4% ऑफ मेटल मींस एटम्स ऑफ मेटल 3 कहां से लिखा? अरे बेटा, ये जो परसेंटेज मेटल की 72.4% थी, तो यही फॉर्मूला बना था ना, M3O4। ठीक ठीक, तो 72.4% का मतलब कितना हो गया? मेटल के एटम्स कितने? 3। मेटल के एटम्स कितने? 3। सेकेंड ऑक्साइड में 30% ऑक्सीजन है, तो 70% मेटल होगा। 70% मेटल होगा। 70%, 100 में से 30 माइनस कर दूंगा, 70% मेटल आ जाएगा। बेटा अगर 72.4% का मतलब 3 एटम्स होता है, 72.4% का मतलब 3 एटम्स होता है, ठीक है, तो 70% ऑफ मेटल का मतलब कितना होगा सर? 3/72.4 इंटू 70। बेटा 72.4% का मतलब 3 होता है, अगर 3 एटम्स, तो 70% का मतलब कितना होगा? 3 डिवाइडेड बाय 72.4 इंटू 70। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.9 एटम्स आ जाएंगे। 2.9 एटम्स आ जाएंगे। किसके? मेटल के। किसके? मेटल के। मेटल के कितने एटम्स आ गए? 2.9। ठीक, अच्छा अब और देखो, क्या 27.6% ऑफ ऑक्सीजन, 27.6% ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है 4 एटम्स ऑक्सीजन के, 4 एटम्स ऑक्सीजन के। 26.7% ऑफ ऑक्सीजन मींस एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने? एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने? दैट इज 4। क्या आपको पता है दूसरे वाली मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन है कितना? 30%। ऑक्सीजन है कितना? 30%। अगर 27.6% का मतलब 4 एटम्स है, तो 30% का मतलब कितना होगा? 30% का मतलब कितना होगा? 4 डिवाइडेड बाय 27.6 इंटू 30, ये आएगा 4.35। क्या? 4.35। बेटा सेकेंड ऑक्साइड में निकाल रहे हो ना, मेटल के एटम्स कितने आए? 2.9। सेकेंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन के एटम्स कितने आए? 4.35। मेटल 2.9, ऑक्सीजन 4.35। आपको पता है जब भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो सिंपल रेशो में लिखते हैं, लाइक 1:2, 2:3, 7:9, समथिंग लाइक दैट। बट ये तो सिंपल रेशो में नहीं है। 2.9, 4.35 सिंपल रेशो में नहीं है, साफ पता चल रहा है, ये तो डेसिमल्स है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इनको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे सर? किसी ऐसे इंटीजर से डिवाइड कर दो जिसके टेबल पे ये दोनों चीजें आती हो। किसी ऐसे इंटीजर से डिवाइड कर दो जिसके टेबल पे ये दोनों चीजें आती हो। ठीक है, मैं क्या 1.45 से कर सकता हूं इसको डिवाइड? 1.45 से कर सकता हूं डिवाइड। 1.45 से ये 2 के टेबल पे चला जाएगा, 1.45 के ये 3 के टेबल पे चला जाएगा। 1.45 से ये 2 के टेबल पे, 1.45 से 3 के टेबल पे। फॉर्मूला पता क्या बन गया? सेकेंड ऑक्साइड M2O3। 2 मेटल के एटम्स बने हैं एंड ऑक्सीजन के 3 एटम्स बने। ठीक है जी, क्या बेटा ये समझ आया? मनीष ने पूछा 2.9 एटम्स कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तभी तो बेटा उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया।
मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं बेटा, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, ठीक है। ये तो कोई बताने वाली बात है नहीं कि फर्स्ट वाली मेटल ऑक्साइड में 27.6% ऑक्सीजन है, फॉर्मूला उसका दे रखा है। सेकंड वाली में 30% ऑक्सीजन है, आपसे उसका फॉर्मूला पूछा हुआ है, सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा हुआ है। क्या 27.6% ऑक्सीजन है तो मेटल कितना होगा सर? 100 में से माइनस कर दो, क्योंकि दोनों की परसेंटेज मिला के मेटल और ऑक्सीजन की 100 होनी थी, एक की पता चल गई, दूसरे की पता चल जाएगी। ठीक, तेरा ध्यान से देखो, 72.4% ऑफ मेटल, मतलब मेटल के एटम्स कितने? 3, ये देखो 3। बट सेकेंड वाली मेटल ऑक्साइड में 70% मेटल है। अगर 72.4% का मतलब 3 होता है तो 70% का मतलब कितना होगा? निकल के आया 2.9। ठीक, सिमिलरली अब ऑक्सीजन का करते हैं, ऑक्सीजन का करते हैं। 27.6% का मतलब कितना है? 4। 27.676% का मतलब कितना है? 4। सेकेंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन है कितना? 30%। तो 30% का मतलब कितने एटम्स होंगे? 30% का मतलब कितना होगा? 27.6% का मतलब है 4, तो 30% का मतलब कितना हो जाएगा? 4.35। तो मेटल के एटम्स कितने आए थे? मेटल के एटम्स कितने आए थे? 2.9। ऑक्सीजन के एटम्स कितने आए? 4.35। बट फॉर्मूला ये हो गया। बट ऐसे तो फॉर्मूला कभी भी लिखा ही नहीं जा सकता, हमेशा इंटीजर्स में लिखा जाता है। तो किसी ऐसी चीज से इसको डिवाइड कर देंगे, किसी ऐसी चीज से इसको डिवाइड कर देंगे जहां पर ये दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं। तो मैंने 1.45 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। मेटल के एटम्स 2, ऑक्सीजन के एटम्स 3, मेटल के एटम्स 2, ऑक्सीजन के एटम्स 3। बेटा रिवाइज भी करा दिया। एक बच्चे ने पूछा कैसे पता चलेगा कि किससे डिवाइड करना है? कोई एलसीएम एचसीएफ नाम की चीज सुनी है बेटा? अब वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि एलसीएम बोलते थे कि एचसीएफ बोलते थे। वो कौन सा इंटीजर होता है ना, जिससे दोनों को डिवाइड कर दें? बेटा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी 2 लॉज रहते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गेल-लुसाक्स लॉ। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ भी बता देंगे साथ ही साथ में। ठीक है, ये करेंगे हम संडे की क्लास में। संडे की क्लास में एक तो मैं सिक्वेंशियल रिएक्शन पीओएसी पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है आपको, वो डील करेंगे। परसेंटेज यील्ड पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है आपको, वो डील करेंगे। ठीक है, और ये वाले लॉस कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, आई विल सी यू ऑन संडे। रिकॉर्डेड क्लास आएगी संडे की, ठीक है, इवनिंग में। ठीक है, टाइम आपको पता चल जाएगा ऐप में। ठीक है, मेक श्योर करिएगा कि आप रिवाइज जरूर करें, आप नोट्स जरूर बना रहे हो, पिछले नोट्स भी सारे रिवाइज करके आइएगा, इंक्लूडिंग आज की क्लास में। ठीक है, आई विल सी यू ऑन संडे। ठीक है, थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।